नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। एयरपोर्ट पर नवल चाचा लेने आए थे। जैसे ही मधु ने उन्हें देखा, उसका दिल भर आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन नवल इतना अपना हो जाएगा। 5 साल की थी जब यह लंबा चौड़ा सा नवल पहली बार उनके घर आया था। उम्र यही कोई 21-22 साल रही होगी। शर्माता हुआ सा नवल आंगन में पापा के सामने खड़ा था। पापा मम्मी से कह रहे थे कि यह हमारे गांव के मैनेजर पहलवान का बेटा है, 10वीं पास है और अब यही हमारी फैक्ट्री में नौकरी करेगा। इसके लिए पिछले वाली कोटली खुलवा दो और यह खाना कुछ दिन हमारे साथ ही खाएगा। बच्चा है, फिर धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाएगा। मम्मी नवल को देखकर मुस्कुरा दी। चल पहले खाना खा ले, फिर कोठरी खोल देंगे। और वहीं वरांडे पे सकुचाता सा पटरी बिछाकर बैठ गया। मम्मी ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। एक बार खाने लगा तो जैसे शर्माना ही भूल गया। इतनी रोटी खा गया कि उसके जाने के बाद मम्मी ने कहा, पूरा बकासुर है ये तो। पर वो बकासुर इतनी जल्दी हम सबसे घुल मिल गया कि जिसको जैसी ज़रूरत होती वह उसी रूप में ढल जाता। मधु के साथ वह लूडो खेलता, उसको साइकिल की सैर कराता, घर में मेहमान आ जाते तो ट्रे उठाकर इधर उधर भागता। पापा ऑफिस से आते तो उनके पीछे ट्रक पर सामान लदवाता, बैंक के काम करता, पापा की गाड़ी चलाता और एकदम हरफन मौला था। फिर एक दिन कारगिल की जंग छिड़ गई और पापा ने बताया नवल सेना में भर्ती हो गया है। और कुछ ही दिन में वह नवल भूल गए। सब अपनी ज़िंदगी के पुराने ढर्रे पे लौट गए। 6 महीने बीत गए थे जब से वो गया था। एक दिन मधु शाम के वक्त गली में खेल रही थी। उसने दूर से पापा को किसी फौजी के साथ आते देखा। ध्यान से देखा तो वह नवल था। अरे नवल आप? मधु ने बड़े आश्चर्य से कहा। नवल शर्माकर मुस्कुरा दिए। मधु खेल कर घर आई तो आश्चर्य से नवल को देखा कि पापा के साथ सोफे में बैठ के चाय पी रहा है। मधु ने पास आकर कहा, नवल आप तो बिल्कुल बदल गए हो। नवल नहीं, नवल चाचा, वह देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल के आया है। पापा ने नवल के कंधे को थपथपाते हुए कहा। जी पापा। और मधु ने बड़े आदर के साथ सल्यूट ठोक दिया। पापा हंस दिए और नवल ने मुस्कुराकर उसके सर पर थपथपा दिया। नवल जाने लगा तो मम्मी ने उसे एक पैकेट थमा दी कि ये तुम्हारी बहुड़िया के लिए है। नवल ने बड़े ही प्यार से आदरपूर्वक ले लिया। दिन महीने और साल बीतते रहे लेकिन नवल फिर वापस कभी नहीं आया। पर हाँ, उसकी चिट्ठी ज़रूर पापा के पास नियम से आ जाती, जिसमें उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा होता। पापा को अव्वल साहब की जगह बाबूजी लिखता था, मम्मी को माँ जी और मधु के लिए दीदी लिखता था। मधु की शादी हो गई और वह अमेरिका चली गई। मम्मी और पापा एकदम अकेले पड़ गए थे। मधु को अब अपराध बोध सा सताने लगा था। इतने में ही कोविड आ गया और दुनिया जहाँ थी वहीं ठहर गई। मधु दिन रात अपने पापा मम्मी के स्वास्थ्य के लिए डरने लगी और फिर एक दिन वीडियो कॉल पर देखा कि उनके साथ नवल बैठा है। मधु ने तो जैसे राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब ठीक है। घबराओ मत दीदी, मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली है और अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। फिर मैंने पूछा, और तुम्हारा परिवार? वो सब गांव में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। मधु ने देखा कुछ ही दिनों में उसके माँ बाप फिर से जवान लगने लगे हैं। जब भी उनसे बात करो उनकी हर बात में बस नवल का ही जिक्र होता। यहाँ तक कि मधु को कभी कभी थोड़ी जलन सी भी हो जाती। फिर 2 फरवरी 2021 आया और लगा विनाश का समय आ गया। मधु को ऐसा लगा जैसे उसका देश तड़प रहा हो। कोविड से मरने वालों की संख्या हर रोज़ बढ़ रही थी और फिर पापा मम्मी भी बारी बारी से उसकी चपेट में आ चुके थे। नवल दिन रात उनकी सेवा कर रहा था, जूम पर उनसे बात भी कराता। लग रहा था सब ठीक हो जाएगा कि एक दिन मम्मी नींद में ही चल बसी। मधु ने जूम पर नवल को माँ के सारे संस्कार करते हुए देखा। पापा कोविड से निकल आए थे, परंतु 2 महीने बाद उन्हें ब्रेन हैमरेज की वजह से पैरालिसिस हो गया और उन्हें अस्पताल में रखना पड़ा। नवल ने बेटे से बढ़कर सेवा की, परंतु पापा को बचा नहीं पाया। मधु ने एक बार फिर से नवल को पुत्र का फर्ज निभाते देखा। आज वह उनकी मृत्यु के बाद पहली बार भारत लौट पाई है। टैक्सी में बैठते ही नवल ने कहा, आपका बंगला साफ करवा दिया है। मेरी पत्नी रात को रहने के लिए आ जाएगी आपके पास। और तुम?
मैंने एक छोटा सा फ्लैट यहीं शहर में ले रखा है, बाबूजी ने मदद करी थी खरीदने में। मधु ने मन ही मन सोचा, चलो कुछ तो एहसान उतरा। और तुम्हारे बच्चे? एक बेटा है जो आर्मी के मेडिकल कॉलेज में पुणे में पढ़ता है। घर के सामने टैक्सी रुकी तो मधु का मन भर आया। अपनी नम आंखों से उसने कहा, नवल, जो तुमने हमारे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर भी कभी तुम्हारे लिए कुछ कर सकी तो ज़रूर बताना। कैसी बात करती हैं आप? उसने पुराने दिनों की तरह शर्मा कर कहा। उस पुराने नवल की झलक पाकर मधु का मन खिल उठा। एक पल के लिए उसकी इच्छा हुई कि वह उस आदमी से लिपटकर जी भर के रोए। वह भीतर आए तो एक लड़का उनके पीछे पीछे टिफ़िन लेकर आया। ये कौन है? मेरा बेटा है अजय। और अजय ने आगे बढ़कर पैर छू लिया। छुट्टी में घर आया हुआ है, खाना लाया है घर से। हमने सोचा अभी बीमारी पूरी तरीके से गई नहीं है, आप बाहर का ना खाएं तो ही बेहतर होगा। नवल के इस अपनेपन से मधु का मन फिर से भीगने लगा। आप चाय पियेंगी ना? अजय ने किचन से पूछा और 2 कप चाय ले आया। मैंने कल रात को ही सारा इंतज़ाम कर लिया था, उसने चाय थमाते हुए कहा। देर शाम तक नवल सारा हिसाब समझाता रहा। घर के कागज़, फ्लैट के कागज़, फिक्स डिपॉजिट, चाबियाँ, गहने, सब कुछ। मैं कल आ जाऊँगा, आज आप आराम कर लें, कल से काम शुरू करेंगे। फिर एक दिन पूजा भी रखेंगे, आपके सब रिश्तेदारों को बुलाकर ब्राह्मण भोज भी कराना है, नवल ने कहा। नवल चला गया तो वह घर का एक एक कोना सूंघने लगी। अजीब सुकून मिल रहा था उसे सिर्फ इस घर में सांस लेने से। समीर का अमेरिका से फ़ोन आया, जैसे वो नींद से जागी। हेलो, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ, सब ठीक है, मधु ने अनमने भाव से कहा। नवल ने सब ठीक हिसाब दे दिया ना ठीक से? समीर ने पूछा। हाँ। तुम होटल में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हो? समीर ने कहा। सुनकर उसका मन हुआ कि फ़ोन पटक दे, पर संभल कर बोली, सब ठीक है, नवल ने सारा इंतज़ाम कर रखा है। मधु ने अपने स्वर की नमी छुपाते हुए कहा। उसे संभल कर रहना, वह इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहा है? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वो फिर बोला, कहीं पापा ने उसे कुछ दे तो नहीं रखा है? मधु के लिए अब यह सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। उसने विषय ही बदल दिया और किसी तरह बातचीत को समाप्त किया। रात को नवल की पत्नी संतोष आ गई। आते ही ऐसे गले लगाया जैसे जन्म से कोई बिछड़ा हो। देर रात तक बक 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 करती रही। फिर यह फैसला भी सुना दिया कि जब तक मधु भारत में है वो यहीं रहेगी और यहीं रहकर उसका ध्यान रखेगी। अजय भी तो छुट्टी पर आया है, उसका ध्यान कौन रखेगा? वह अपने पापा के साथ है। यहाँ इतने बड़े घर में आप अकेली हो। नवल दिन रात भाग दौड़ करके सारे काम निपटाता रहा। हर जगह मधु के साथ जाता। धूप होती तो मधु के लिए छाया की तलाश करता, खरी होती तो कुर्सी ढूंढ लाता, पानी की बोतल, खाने का सामान। 2 ही दिन में मधु को लगा जैसे वह कहीं की महारानी हो, अपने पापा के कंधे पर सवार। हवन तो अब हो चुका था। सारे रिश्तेदार अपनी सहानुभूति देकर जा चुके थे। बस अब कल वापस जाना था। मधु अपने विचारों में लीन गुमसुम बैठी थी कि नवल ने कहा, ये लीजिए दीदी। ये क्या है? बेसन के लड्डू, समीर जी के लिए। माँ जी ने बताया था कि दामाद जी को बहुत पसंद है। और मेरे लिए? उसने नम आँखों से मुस्कुराकर सवाल पूछा तो नवल की आंखें भी नम हो गई। आपके लिए तो बस हमारा आशीर्वाद ही है। सुनकर मधु खड़ी हो गई और उसने नवल के पैर छू लिए। छी, ये क्या कर रही हैं? बेटियां पैर नहीं छूती। नवल ने उसे गले लगा लिया और मधु उस दिन पहली बार पापा मम्मी की याद में खुलकर रो पाई गले लग के। अब टैक्सी भी आ गई थी। मधु ने घर की चाबी संतोष को पकड़ाते हुए कहा, चाची ये लो अपने घर की चाबियाँ। अब तुम हो तो मेरा मायका है। नहीं दीदी, ये घर इस बार नहीं तो अगली बार बिक जाएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। नवल ने कहा, तो चाचा अब मैं जिम्मेदारी हो गई हूँ। ये है फैक्ट्री के कागज़ और ये है अब ये तुम्हारी हुई। इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। नवल ने कहा, फैक्ट्री तो हम चला लेंगे परंतु अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे, मधु ने मुस्कुराकर कहा। जहाज़ में वह खिड़की के बाहर झांक रही थी। देश छूटता जा रहा था और वह सोच रही थी कि माँ बाप भी बच्चों के लिए कैसी कैसी विरासत छोड़ जाते हैं। नवल को दिया उनका प्यार कितना गुना बढ़कर उसके पास वापस लौट आया, वो अब उसे दिख रहा। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।